Hello students and welcome back to our channel once again. In today's video I am going to give you physics 1 mark important question that are being expected to be asked in your CBSE board 2019. ओके आपके एग्जामिनेशन के अंदर टोटल 8 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो कि 1 मार्कर्स होंगे और उनके अंदर आपको टू द पॉइंट ही आंसर लिखना होगा ताकि आपके मार्क्स जो हैं अच्छे स्कोर हो सकें। आप इन क्वेश्चंस को, ये सभी क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप आंसर्स कहाँ से ढूंढोगे। तो इन क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो चांसेस हैं कि आपका जो स्कोर है वो 65 प्लस भी बूस्ट हो सकता है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, कल आपका एग्जामिनेशन है तो आज एक बार इन वीडियो को पूरा देख लो। एज वेल एज मैंने 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियो भी अपलोड की है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं लिंक को। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है 2 point charges which is Q1 and Q2 are placed at a distance d apart as shown in the figure. The electric field intensity is 0 at the point P on the line joining them as shown. Write two conclusions that you can draw from this. देखिए आपको यहाँ पर कोई डेरिवेशन नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना। अब कई बच्चे होते हैं कि वो मुझसे ये पूछते हैं मैम इस पर्टिकुलर टॉपिक में से क्वेश्चन कैसे बनेगा, या फिर मैम इस पर्टिकुलर डेरिवेशन में से किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड लाइंस वाला जो चैप्टर है उससे किस तरीके से बहुत सिंपल वे में क्वेश्चन को फ्रेम कर दिया गया और इन लाइन्स को देखने के बाद आपके दिमाग में क्या कंक्लूजन क्रिएट हो रहा है उसको लिखना है आपको। ठीक है, पहला कंक्लूजन ये है the 2 point charges Q1 and Q2 should be of opposite nature, यानी कि अगर इन दोनों को हमें अपोजिट साइड्स पर रखना है A और B पर, तो इन दोनों का अपोजिट साइन होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस होना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q1 मस्ट बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q2, यानी कि Q1 जो है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। ठीक है, ये कंक्लूजन दो कंक्लूजन है जो कि इस पर्टिकुलर डायग्राम को देखने के बाद आपके दिमाग में आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं that why do electrostatic field lines form closed loop, यानी कि जो आपकी फील्ड लाइंस होती हैं यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा ही लूप क्यों बनाती हैं, क्लोज्ड लूप क्यों होता है उनका रीजन देखते हैं। ऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप बिकॉज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट इनसाइड द चार्ज बॉडी। ये क्यों है, देखिए जो फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, वो इसके अंदर नहीं होती हैं। ठीक है, वो हमेशा लाइंस पर होती हैं, इस जगह पर यहाँ पर लोकेटेड होती हैं, बट इनसाइड कोई चार्ज नहीं है। दैट्स द मेन रीजन दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इन विच ओरिएंटेशन अ डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जो पता होना चाहिए कि स्टेबल इक्विलिब्रियम एज वेल एज नॉन स्टेबल यानी कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। तो आपको यहाँ पर बताया भी हुआ है इन्होंने ए और बी कर कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए जो एंगल होगा पी एन ई का वो हमेशा होगा 0 डिग्री पर, एज वेल एज फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम द एंगल बिटवीन इज नोन एज 180 डिग्री। ओके, यहाँ पर आपको क्या बताना है कि देखिए डाइपोल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं तो वहां पर आपको इक्विलिब्रियम जो स्टेबल में है और अनस्टेबल में दोनों में ही कंडीशन बतानी है। नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आधा मार्क्स आपको यहाँ पर हो गया और आधा मार्क्स आपको यहाँ पर मिल गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फिगर शोज 3 point charges plus 2Q minus Q as well as plus 3Q. 2 charges plus 2Q and minus Q are enclosed within a surface S। देखिए ये दोनों चार्जेस surface S के अंदर हैं, as well as what is the electric flux due to this configuration through the surface S। जो आपका surface है उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो आपको यहाँ पर लिखना है जो फ्लक्स का डेरिवेशन होता है ना वो आपको लिखना है। बस चार्जेस की जगह पर आपको ये चार्जेस पुट अप कर देने हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस एस एस, यहाँ पर आपका पूरा डेरिवेशन आपको लिख देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट उसमें बताना है द चार्ज प्लस 3Q इज आउटसाइड द क्लोज सरफेस, देयरफॉर क्योंकि वो देखो एस सरफेस के बाहर है इसलिए हमने उसको इस कंसिडरेशन में नहीं लिया, क्योंकि गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो सरफेस है आपका उसके अंदर जितने भी चार्जेस होते हैं उसको हम कंसिडरेशन में लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इफ द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस एनक्लोजिंग अ चार्ज इज हाफ हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस चेंज। अगर जो रेडियस है गॉसियन सरफेस का यानी कि गॉस थ्योरम अगर आप लगाओ उसको आपने हाफ कर दिया, ओके, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कैसे चेंज होगा सरफेस के ऊपर। नाउ टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस रिमेन्स सेम इवन व्हेन द रेडियस इज हाफ, यानी कि जो चार्ज होगा वो सेम ही रहेगा चाहे आप सरफेस को हाफ में क्यों ना डिवाइड कर दो। देयरफॉर जो टोटल इलेक्ट्रिक
फ्लक्स होगा वो भी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि गॉस थ्योरम में हमें यही बताया गया है कि फ्लक्स जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस। सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो आपको इनसे आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, और आप अच्छे से अपने एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। और ज़्यादा लिख के अपने एग्जामिनेशन के अंदर अपने आंसर शीट को ज़्यादा भर कर आप ये नहीं कर सकते कि आप जितना लिखोगे उतने मार्क्स मिलेंगे। नहीं, आप अगर टू द पॉइंट आंसर दोगे तो भी आपको पूरे ही मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, मैं हर एक क्वेश्चन को पढ़ती नहीं हूँ, आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखा देती हूँ, जिससे क्या है आपको हेल्प मिलेगी काफ़ी ज़्यादा, और आप हर एक क्वेश्चन को ईजिली समझ पाओगे, हर एक टॉपिक को समझ पाओगे कि किस तरीके से जो क्वेश्चन हैं वो फ्रेम होते हैं। देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस वाला आपने पोर्शन पढ़ा होगा चैप्टर में, ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि ड्रॉ करनी है आपको यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज। अब सिंगल पॉइंट चार्ज आप यहाँ पर कोई नहीं बताया, तो आपने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ले लिया, और फिर जो आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, जो फोर्स है वो किस तरीके से जाएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, बाहर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर इधर ही राउंड एंड राउंड रिवॉल्व करेगा आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर ही फोर्स। तो इसलिए, और अगर नेगेटिव होता तो ये चार्ज जो है वो अंदर की तरफ आता। ठीक है, इसे हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस का। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये ग्राफ दे देंगे इस तरीके का आपको, और बताएंगे कि आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी लाइन जो यहाँ पर कोरिस्पॉन्ड कर रही है और क्यों। ओके, इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं कैपेसिटर पे। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे दैट अ कैपेसिटर हैज़ बीन चार्ज्ड बाय अ डीसी सोर्स, यानी कि डायरेक्ट करंट का सोर्स उसको दिया गया है। क्या मैग्नीट्यूड होगा कंडक्शन का एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट करंट का जब वो फुली चार्ज है। मैंने आपके लिए एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। 5 मार्क क्वेश्चन एज वेल एज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो इंपॉर्टेंट लॉज हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एज वेल एज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स आपकी कल के एग्जामिनेशन के लिए प्लीज उसको देखना। उसके अंदर मैंने इस पोर्शन को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, कंडक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट करंट, और आपको देखो देखने को मिल गया कि क्वेश्चन किस तरीके से उस पर्टिकुलर टॉपिक में से फ्रेम हुआ है। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पर हमें सिंपली एक ग्राफ को शो करना था, शोइंग द वेरिएशन ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज। करंट और वोल्टेज के बीच में आपको ग्राफ शो करना है, और किस मटेरियल के लिए, गैलियम एज वेल एज आर्सेनाइड। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने ये ग्राफ है जहाँ पर नॉन लाइन रीजन एज वेल एज नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि करंट और वोल्टेज का ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए, जिस भी मटेरियल के लिए वो आपको दें। बेसिकली ज़्यादातर इसी मटेरियल के लिए देते हैं, बट आप ध्यान रखिएगा। ओके, उसके बाद 2 वायर की इक्वल लेंथ है, एक उसमें से कॉपर है, दूसरा मैंगनीन है, जिनका सेम रेजिस्टेंस है। कौन सा वायर थिकर होगा, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आप क्या करोगे, इंडिविजुअली दोनों वायर्स की थिकनेस निकालने के लिए आप उसका रेजिस्टेंस निकालोगे पहले, और उसके बाद क्या होगा, आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। फिर आपको बताना पड़ेगा कि जो कॉपर है वो बेटर है एज अ कंडक्टर दैन द मैंगनीन, इसलिए कॉपर जो है उसका ज़्यादा रेसिस्टिविटी होगी। मैंने आपको बोला था कि रेसिस्टिविटी पर क्वेश्चन आते हैं, रेसिस्टिविटी पे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आपने यहाँ पर देख ही लिया। ये आपका आ गया एक तरीके का न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल्स बहुत इजी होते हैं गाइस सॉल्व करना। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, पॉजिटिव टर्मिनल जो बैटरी का है वो कनेक्टेड है एक दूसरे से। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर, तो दोनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, सो द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द बैटरीज इज गिवन एज 200 माइनस 10। 200 में से आप 10 को माइनस कर दो, आपके पास 190 वोल्टेज आ जाएगा। हेंस यानी कि इसलिए द करंट इन द सर्किट इज गिवन बाय आई इज इक्वल टू ई बाय आर। तो ई क्या है आपका 190, ठीक है, और आर क्या है आपका 38, रेजिस्टेंस क्या है आपका 38, तो आपका 5 nm यहाँ पे आंसर निकल आएगा। अब देखो आपको क्या करना है, किरचॉफ लॉ को यहाँ पर लिखना है। इन दिस गिवन सर्किट अज्यूमिंग पॉइंट ए टू बी एट 0 पोटेंशियल, यूज किरचॉफ्स रूल टू डिटरमाइन द पोटेंशियल एट पॉइंट बी। किरचॉफ लॉ को आपको यूज करके यहाँ पे बताना है कि पोटेंशियल क्या होगा एट पॉइंट बी। तो आपको पहले क्या करना है, पहले इस फिगर को, पहले पूरी इक्वेशन बनानी है। गाइस ट्रस्ट मी, विदाउट इक्वेशन किरचॉफ लॉ का क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है, फंस जाओगे आगे जाकर। ठीक है, तो अगर अभी भी नहीं आता है तो थोड़ा सा यूट्यूब की किसी वीडियो से आप समझ सकते हो कि किरचॉफ लॉ की इक्वेशन कैसे बनाते हैं। उसके अंदर भी अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो हाफ मार्क आपको मिल ही जाएगा उसका बनाने के लिए, न्यूमेरिकल का इक्वेशन बनाने के लिए। और हालांकि ये क्वेश्चन जो है बड़े वाले न्यूमेरिकल्स आते हैं किरचॉफ लॉ के ऊपर 3 मार्क के क्वेश्चन में। ओके, यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी है ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनाओगे, एक लूप है, करंट कैसे फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में होगा, और वापस रिवॉल्व होकर इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो आपको बताना है कि करंट यहाँ पर किस तरीके से वर्क करेगा। तो करंट क्या होगा, यहाँ से निकलेगा, इन पर्टिकुलर जगह पर वो नहीं रुकेगा, ठीक है, रिपेल करेगा एक तरीके से। नेक्स्ट हम चलते हैं, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स बिटवीन 2 इन्फिनाइटली लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स
डिफाइन 1 एम्पेयर ऑफ करंट। मैंने आपको पहले ही कहा था कि 1 एम्पेयर, आप जब मैंने आपको बताया था कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें मैंने आपको बोला था कि 1 एम्पेयर की जो डेफिनेशन है वो याद कर लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन में एडिशनल फॉर्म में पूछ ली जाती है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास राइट 2 फैक्टर्स बाय विच वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज। आपको 2 फैक्टर्स लिखने हैं जिसकी वजह से जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है गैल्वेनोमीटर की वो इंक्रीज हो सकती है। पहला कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर दो, दूसरा यू शुड डिक्रीज द वैल्यू ऑफ टॉर्सिनल कांस्टेंट। ओके, ये दोनों फैक्टर्स है जिसकी वजह से आप गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हो। अब आपको अगर गैल्वेनोमीटर की बात आ गई तो यहाँ पर करंट सेंसिटिविटी की भी बात कर लेते हैं। जहाँ की हमने वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात की तो करंट सेंसिटिविटी की भी बात यहाँ पर आ जाती है। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आप कोई क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हो, पर्टिकुलरली एक कोई क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हो, तो उससे बनने वाले उसके जैसे कई क्वेश्चन आपको प्रिपेयर कर लेने चाहिए, बिकॉज किसी भी तरीके से क्वेश्चन मोल्ड होके आ जाए आपको वो सॉल्व करना है। ओके, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर एम्प्टी छोड़कर नहीं आना है। यहाँ पर आपको 2 फैक्टर्स लिखने हैं बाय विच करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड। आंसर क्या होगा कि आप उसके नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, कितनी बार वो टर्न, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कौन सा होता है जिसके अंदर टर्न्स होते हैं, तो आप उसके टर्न्स को इंक्रीज कर दो तो वहाँ पर करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। एज वेल एज यहाँ पर आप उसके मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर दो, क्योंकि देखिए जैसे ही आप उसके नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स इंक्रीज कर रहे हो उसी के साथ साथ आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं वेयर ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ्स वर्टिकल कंपोनेंट। मैंने आपको पहले भी बोला था कि अर्थ के एलिमेंट्स के बारे में आप जान लीजिएगा, एंगल ऑफ टिप, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जहाँ पर जीरो है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, वहाँ पर क्या होगा जो अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट, सो एट इक्वेटर, वो इक्वेटर पे होगा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, 0। नाउ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ वायर, एक वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है इन द डायरेक्शन फ्रॉम बी टू ए, इस डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो हो रहा है। फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, जो करंट यहाँ पर इंड्यूस होगा इस पर्टिकुलर वायर के अंदर इन द मेटेलिक लूप केप्ट द वायर एज शोन इन द फिगर। जो ये लूप है ना, इसके अंदर जो करंट इंड्यूस होगा, इसके अंदर जो करंट ट्रांसफर होगा वो क्या होगा, आपको वो यहाँ पर डायरेक्शन उसकी फाइंड करनी है। तो लेंस लॉ यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल अपोज द कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन। देखिए जो इंड्यूस्ड करंट है वो क्या करेगा, यहाँ पर जहाँ पे जिस डायरेक्शन में करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले के अंदर कैसे होगा, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। So the current in loop will induce in such a way that it will support the current flowing in the wire that is in the same direction। देखिए आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है, लेंस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो डायरेक्शन होती है इंड्यूस्ड करंट की वो हमेशा जो प्रोडक्शन होता है करंट का उसको अपोज करता है। तो अगर आप इसकी प्रोडक्शन देखो और ये जो है ना अपोजिट साइड में प्रेजेंट है, तो अगर अपोजिट साइड में प्रेजेंट है और वो प्रोडक्शन को अपोज करेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, वेट ए सेकेंड, ये थोड़ा उल्टा समझा दिया। क्या होगा कि यहाँ पर अगर इस साइड में अपोज जो करंट है, करंट का प्रोडक्शन फ्लो हो रहा है, तो अपोज करने की वजह से क्या होगा, जो यहाँ पर आपका मेटल है उसके अंदर कैसे फॉर्म होगा, इसी सेम डायरेक्शन के अंदर अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ। सो डायरेक्शन जो होगी करंट लूप की विल बी क्लॉकवाइज, यानी कि डायरेक्टली फ्लो होगा, ना कि एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट हम चलते हैं फैराडेज लॉ को आपको यहाँ पर स्टेट करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर। तो यहाँ पर 2 लॉज आ जाते हैं। पहला, व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट चेंजेस एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट व्हिच लास्ट सो लॉन्ग एज चेंज इन फ्लक्स कंटिन्यूस। सेकेंड लॉ क्या है, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ लूप और क्लोज्ड सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद इन द लूप। ठीक है, यहाँ पर डेरिवेशन आपको दिखा दी है, यानी कि इक्वेशन बता दी है, जहाँ पर n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, नेगेटिव साइन का मतलब है लेंस लॉ, यानी कि अपोज जो करता है, ओके, जो आने वाले इलेक्ट्रिक चार्ज को अपोज करेगा। नेक्स्ट आते हैं हम, मैंने आपको पहले ही बोला था सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस अच्छे से करना। देखो आपके पास क्वेश्चन आ गया है, डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल और उसकी एसआई यूनिट। तो सेल्फ इंडक्टेंस को जब आप डिफाइन करते हो तो आंसर वुड बी, यही आंसर आपको लिखना है, प्रॉपर आंसर यही होता है, क्योंकि बोर्ड के अंदर जितना बड़ा आंसर लिखोगे ये मतलब नहीं होता है कि उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। अगर टू द पॉइंट आंसर लिखोगे तो भी आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज इक्वल टू द मैग्नेटिक टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद इन द कॉइल व्हेन यूनिट जो होती है करंट की वो पास होती है उसके थ्रू। ओके, सेल्फ इंडक्टेंस जो है इज इक्वल टू द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल व्हेन रेट ऑफ चेंज करंट इन कॉइल इज 1। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, ये आपकी ऐसा यूनिट है 1 हेनरी। उसके बाद नोट है एनी वन डेफिनेशन इज सफिशिएंट। ये क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर कि देखिए अगर आप
ये ऑल्सो हटा दीजिए, अगर आप ये डेफिनेशन लिखते हैं तो भी करेक्ट है, और अगर आप इतनी सी डेफिनेशन लिखते हो ना तो भी करेक्ट है। बस ऐसा ही यूनिट ध्यान से लिख देना। ओके, वाई इज द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर लैमिनेटेड? जो ट्रांसफॉर्मर का कोर होता है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, और प्लीज इनको लास्ट तक देखिए वीडियो, और प्लीज इन सभी क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस क्या, आप अभी देख रहे हो, आपको अभी सब समझ में आ जा रहा है। ओके, तो इन क्वेश्चंस को जरूर ध्यान में रखना। ठीक है, तो कोर जो होती है ट्रांसफॉर्मर की, वो हमेशा लैमिनेटेड क्यों होती है? द कोर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज लैमिनेटेड बिकॉज ऑफ प्रिवेंटिंग एडी करंट बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द कोर, कि एडी करंट जो है ना वो यहाँ पर फॉर्म ना हो जाए कोर में, ट्रांसफॉर्मर के अंदर, इसलिए उसके कोर्स को क्या करते हैं, लैमिनेट कर देते हैं। यहाँ पर आपको बताना है व्हाई इज द यूज ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज प्रेफर्ड ओवर डायरेक्ट करंट वोल्टेज। दो रीजन बताने हैं आपको कि एसी करंट हम ज्यादा क्यों यूज करते हैं as compared to the DC. Now, the use of AC voltage is preferred over DC voltage because the loss of energy in transmitting the AC voltage over long distance with the help of step-up transformer is negligible as compared to DC voltage. यानी कि DC voltage के अंदर जो loss of energy है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन AC के अंदर with the help of step-up transformer जो loss of energy है वो काफ़ी कम होगा। नेक्स्ट है AC voltage जो है ना can be stepped up and stepped down. AC voltage को हम step up कर सकते हैं, step down जो ट्रांसफॉर्मर के कंडीशन होती है ना, स्टेप अप ट्रांसफार्मर एज वेल एज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, वो वाला फॉर्म कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट बाय यूजिंग अ ट्रांसफार्मर, लेकिन डीसी के अंदर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मैंने बोला था कि एवरेज पावर और आरएमएस वैल्यू ये आपसे क्वेश्चन बनते हैं, तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया है दैट हाउ मच एवरेज पावर ओवर अ कंप्लीट साइकिल डज एन एसी सोर्स सप्लाई टू अ कैपेसिटर। अगर एक पूरी साइकिल है, कंप्लीट साइकिल है, तो उसके अंदर एसी सोर्स जो है वो कितना सप्लाई करेगा कैपेसिटर को, एवरेज पावर। तो एवरेज पावर क्या आ जाएगी, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, यानी कि वोल्टेज एज वेल एज आपका करंट इंटू कॉस थीटा। बट फॉर प्योर कैपेसिटिव सर्किट, मैंने आपको पहले ही बोला था, प्योर कैपेसिटिव, प्योर इंडक्टिव, प्योर रेसिस्टिव, ये तीनों ही सर्किट आपको पता करने हैं। तो थीटा 90 का मतलब 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, पाई बाय 2। तो आप यहाँ पर रखिए अपनी इक्वेशन को, यानी कि एवरेज पावर इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस 90 विच इज नोन एज जीरो। पाई थीटा का मतलब वो सॉरी पाई बाय 2 का मतलब क्या होता है, जीरो। ठीक है, तो एवरेज क्या हो गई पावर आपके पास, जीरो। नेक्स्ट हम आते हैं, अ रिएक्टिव एलिमेंट इन एन एसी सर्किट कॉजेज द करंट। ठीक है, एक एसी सर्किट के अंदर कुछ रिएक्टिव एलिमेंट है जिसकी वजह से करंट किस तरह क्रिएट हुआ है। पहला है टू लीड इन फेज पाई बाय 2, टू लैग इन फेज बाय पाई बाय 2। आपको यहाँ पर जो भी अप्लाई किया गया है वोल्टेज, उसके रिस्पेक्ट में आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो एलिमेंट कौन सा है। पहला वाला एलिमेंट जो है ना वो प्योर कैपेसिटिव सर्किट है। क्यों? बिकॉज वहां पर करंट जो है वो लीड कर रहा है, और जहां पर करंट लैग करेगा वो सॉरी वो इंडक्टिव सर्किट होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, दो यहाँ पर पॉइंट ध्यान रखने वाले हैं कि जहां पर करंट लीड करेगा वो है आपका कैपेसिटिव सर्किट बाय पाई बाय 2, और जहां पर करंट लैग करेगा पाई बाय 2 से वो होगा आपका इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द अप्लाइड वोल्टेज, सो द एलिमेंट विल बी एन इंडक्टर। ओके, और इसके सामने क्या होगा, द एलिमेंट विल बी एन कैपेसिटर। तो याद रखिएगा, लीड और लैग का ये जो बेसिकली बेसिक है ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। उसके बाद राइट एनी टू फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी लॉसेज इन एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर। जो एक्चुअली में ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं वहां पर एनर्जी लॉस होती है। ओके, तो आप बताइए दो ऐसे फैक्टर्स जिसकी वजह से एनर्जी लॉस होती है। दो फैक्टर्स कौन से हैं, पहला एडी करंट्स, दूसरा हिस्टेरेसिस लूप। ठीक है, सिर्फ इतना लिखना है, मार्क्स मिल जाएंगे। 1 मार्क का क्वेश्चन है, आधा मार्क और आधा मार्क। लेकिन अगर 2 मार्क का क्वेश्चन होता तो आपको इनको भी यहाँ पर डिफाइन करना पड़ता। मेंशन द टू कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल सुटेबल फॉर मेकिंग कोर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर। अब आपको पता है कि ट्रांसफॉर्मर की कोर जो है उसको लैमिनेट किया जाता है ताकि वहां पर एडी करंट ना फॉर्म हो सके। तो आप बताइए यहाँ पर दो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि दो प्रॉपर्टीज बताइए उस मटेरियल की जो कि इस कोर को, ट्रांसफॉर्मर की कोर को बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लो रिटेंटिविटी या और लो कोर्सिविटी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर मटेरियल की, एज वेल एज लो हिस्टेरेसिस लूप और हाई परमिएबिलिटी एंड सस्केप्टिबिलिटी। ये होती हैं कुछ कंडीशन जो कि पर्टिकुलर मटेरियल के अंदर देखी जाती है जिससे कि ट्रांसफॉर्मर की कोर बनाई जा सके। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, इनमें से किसकी वेवलेंथ सबसे शॉर्टेस्ट है। 2018 में भी इस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम हुआ था और इस बार भी ऐसा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। आपको बतानी है किसकी सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, वो है माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट रेज एज वेल एज एक्सरेज। तो आपका आंसर होगा एक्सरे हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ये आपको कैसे पता चलेगा, आप जो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला उसके अंदर आपको इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन दी हुई है कि किसकी वेवलेंथ क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सबकी वेवलेंथ
याद कर लेनी है। उसके बाद हाउ आर इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूस, इंफ्रारेड वेव्स जो हैं वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं, व्हाट इज द रेंज ऑफ देयर वेवलेंथ, उनकी वेवलेंथ की रेंज क्या है। हॉट ऑब्जेक्ट्स एंड मॉलिक्यूल्स आर द सोर्सेज ऑफ इंफ्रारेड वेव, हॉट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं एज वेल एज वो मॉलिक्यूल जो हॉट होते हैं वो जनरली यहाँ पर सोर्स होते हैं इंफ्रारेड वेव्स का। रेंज ऑफ वेवलेंथ क्या होगी, 7 × 10⁻⁷ मीटर टू 10⁻³ मीटर। ओके, एक मार्क आपको इस पूरे आंसर को लिखने का मिलेगा। तो देखिए इन्होंने प्रॉपर पूछा था रेंज क्या होगी, तो रेंज भी आपको लिखनी होगी, आधा मार्क पहले इसका होगा, आधा मार्क रेंज का होगा। तो इस तरीके से जो मार्क्स हैं वो डिवाइड होते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, ये एक तरीके का आपका हो गया कि न्यूमेरिकल वाली थ्योरी, ठीक है। अ बायकॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 इज इमर्स्ड इन अ वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, विल द लेंस बिहेव एज अ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। ठीक है, क्या बोला इन्होंने, आपको रीजन बताना है कि लेंस जो है वो कन्वर्जिंग होगा या फिर डाइवर्जिंग। ठीक है, इन्होंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दिया मटेरियल का भी एज वेल एज वाटर का भी। तो देखिए जब लेंस जो है उसको लिक्विड के अंदर प्लेस किया गया जहां पर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, ज़्यादा था देन दैट ऑफ द मटेरियल ऑफ लेंस, देन द नेचर ऑफ द लेंस विल चेंज। ऑब्वियस सी बात है कि देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब लिक्विड का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द मटेरियल, तो ऑब्वियस सी बात है कि लेंस का जो नेचर है वो चेंज होगा। सो लेंस क्या करेगा, व्हेन अ बायकॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 इज इमर्स्ड इन वाटर, जिसका क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, सो क्या होगा, दैट इज इन द लिक्विड ऑफ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट्स नेचर विल चेंज। अगर ऐसे लिक्विड के अंदर वो एंटर किया है जहां पर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द मटेरियल, तो उसका नेचर ऑब्वियसली चेंज होगा। तो बायकॉन्वेक्स लेंस क्या होगा, विल एक्ट एज बायकॉन्केव लेंस, जो कि क्या होता है डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, अगर वो कम होता उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का, तो क्या होता वो बायकॉन्वेक्स लेंस की तरह ही काम करता, जो कि एज अ कन्वर्जिंग लेंस काम करता। नेक्स्ट हम चलते हैं, फॉर द सेम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस की सेम वैल्यू है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, तीन मीडियम में ए बी और सी में 15 डिग्री, 25 डिग्री एंड 35 डिग्री, इन विच मीडियम वुड द वेलोसिटी ऑफ लाइट वुड बी मिनिमम। तो स्नेल्स लॉ जब आप लगाओगे ना, तो वहां पर आपको स्नेल्स लॉ की वजह से कुछ कंडीशंस मिलेंगी, विच इज स्मॉलर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, स्मॉलर द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्शन जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कम होगा, रिफ्रैक्शन कम होगा, उतनी ही कम वहाँ पर होगी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मीडियम। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मिनिमम इन मीडियम एज ए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज मिनिमम, दैट इज 15 डिग्री सेल्सियस। तो यानी कि सबसे कम जो यहाँ पर वेलोसिटी होगी लाइट की, वो सबसे कम कहाँ पर होगी, 15 डिग्री में। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, स्टेट द क्राइटेरिया फॉर द फिनोमिनन ऑफ TIR ऑफ लाइट टू टेक प्लेस। ठीक है, अगर TIR वाली कंडीशन हो रही है तो आपको दो क्राइटेरिया यहाँ पर लिखनी है इस पर्टिकुलर फिनोमिनन के होने के लिए। तो वो पहला है लाइट मस्ट पास थ्रू अ डेंसर टू रेयर मीडियम, दूसरा है एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या होती है, ये TIR की कंडीशंस होती हैं, प्लीज इनको अच्छे से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है ड्रॉ अ डायग्राम टू शो रिफ्रैक्शन ऑफ अ प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन अ कॉन्वेक्स लेंस। आपको सिर्फ यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करना है ये दिखाते हुए कि जो रिफ्रैक्शन है ना प्लेन वेव का फ्रॉम अ इंसिडेंट ऑन अ कॉन्वेक्स लेंस एंड हेंस ड्रॉ द रिफ्लेक्टिव वेव फ्रंट, कि वेव फ्रंट क्या है वहाँ पर फॉर्म होंगी। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर पास कराना है वेव्स को, और वेव्स आगे क्या हो जाएंगी, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट में जाकर एक तरीके से कन्वर्ज हो जाएंगी। ओके, डाइवर्ज नहीं होंगी, डाइवर्ज होती तो इस तरीके से बाहर जाती वो, ठीक है, लेकिन कन्वर्ज हो गई ये सभी। तो आपको सिर्फ यहाँ पर सिंपल तरीके से फिगर शो कर देना है। आपको रे वेव फ्रंट एज वेल एज वेव फ्रंट में आपको डिफरेंस बताना है। जो आपका रे यहाँ पर होगा, अ रे ऑलवेज रिमेन्स परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट एंड डायरेक्टेड अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ अ प्रोपगेशन ऑफ वेव फ्रंट द लोकस ऑफ ऑल दोज पार्टिकल्स which are vibrating in these and the same phase at any instant is known as वेव फ्रंट। नेक्स्ट हम चलते हैं, कोहेरेंट सोर्स की हमें यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है, विच आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। दो मोनोक्रोमेटिक सोर्सेस लगेंगे जो कि प्रोड्यूस करेंगे लाइट वेव्स को, विच हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस, विच आर नोन एज कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहली कंडीशन मोनोक्रोमेटिक सोर्स होने चाहिए जो प्रोड्यूस करे लाइट वेव को, जिनका फेज डिफरेंस जो है हमेशा कांस्टेंट रहे। ठीक है, ये होते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। यहाँ पर आपका यंग्स डबल स्लिट वाले के भी बारे में यहाँ पर आपका जो पर्टिकुलर
पूछा जाता है, जिस तरीके से डेरिवेशन पूछी जाती है उस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम करके इन्होंने बताया हुआ है। तो अगला है यहाँ पर ग्राफ दिखाया हुआ है जिसके अंदर आपको 2 फोटो सेंसिटिव मेटल्स दिए हुए हैं ए और बी, जिनमें आपको बताना है कि वेरिएशन क्या होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल का विद रिस्पेक्ट टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ ए एंड बी मेटल्स, which one of them has higher value of work function, justify your answer। बोला था मैंने आपको आपका वर्क फंक्शन एज वेल एज स्टॉपिंग पोटेंशियल ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, फ्रीक्वेंसी वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्लीज स्किप करके मत जाना। अब इन्होंने देखो डायग्राम बना दिया है, आपको सिर्फ आंसर एक लाइन में लिखना है। क्या लिखना है? मेटल ए हैज हायर वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन वाई बिकॉज एंड द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन ऑफ द गिवन ग्राफ डिपेंड्स ऑन द वर्क फंक्शन। ठीक है, जो वर्क फंक्शन का जो काम है वो ग्राफ के ऊपर डिपेंड करता है, और ए का जो है वो ज़्यादा होगा बिकॉज ए ज़्यादा क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू द स्टॉपिंग पोटेंशियल। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमें यहाँ पर वेरिएशन शो करनी है फोटो करंट की विद कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज बट सेम इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। सिर्फ आपको डायरेक्टली यहाँ पर आपको फोटो करंट वाला जो आपने देखा होगा डायग्राम बनता है, ग्राफ बनता है, आपको वो बनाना है और सिर्फ उसको बनाकर आप छोड़ दो, आपको 1 मार्क मिल जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं 1 मार्क का भी क्वेश्चन है कि आपको एक्सप्रेशन लिखना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का विच इज एसोसिएटेड विद अ चार्ज पार्टिकल हैविंग, जिसका चार्ज क्या है Q एंड मास M व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? सिंपल, आपको यहाँ पर बस चार्ज की जगह पर Q लिख देना है और मास की जगह पर M लिख देना है और सेम डेरिवेशन डी ब्रॉगली वेवलेंथ की यहाँ पर लिखनी है। बहुत इजी है गाइस, जो ड्यूअल नेचर वाला चैप्टर है ना उसके अंदर बहुत इजी है, छोटे छोटे डेरिवेशन है, याद कर लेना, बहुत सिंपल पड़ जाता है। 2 लाइन्स ए एंड बी इन द गिवन शोज द वेरिएशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, यहाँ पर ये 2 लाइन्स है जो कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ की यहाँ पर डिफरेंस बता रही है। ठीक है, वेवलेंथ वर्सेज I बाय V, where V is the accelerating potential difference for 2 particles carrying the same charge. Which one of the 2 represent a particle of smaller mass? किसका मास स्मॉल होगा? ठीक है, तो आंसर आपके सामने यहाँ पर है, तो स्लोप B जो है वो ग्रेटर है, इट रिप्रेजेंट दैट मास जो है उसका कम होगा, जिसकी स्लोप ज़्यादा होगी उसका मास कम होगा, यानी कि वो ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पर फ्लोट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं द ग्राउंड स्टेट। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको सिंपल डायरेक्टली जो क्वेश्चन बनते हैं वेव्स से और सिंपल डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं हाइड्रोजन एटम, बोर्ड्स के एटम से। बोर की जो थ्योरी थी मैंने आपको पहले बोला था, बोर की थ्योरी जो है हाइड्रोजन एटम की, उसको पढ़ के जाना और आप देख सकते हो किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम हुआ है कि क्या काइनेटिक एनर्जी होगी, क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी उस इलेक्ट्रॉन की इन दिस स्टेट। ठीक है, -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट स्टेट में क्या काइनेटिक एनर्जी होगी, क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी -T/E होती है, तो क्या होगा माइनस में आप रखोगे और पोटेंशियल एनर्जी उसकी डबल हो जाएगी विच इज -27.2 इलेक्ट्रोवोल्ट। उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन करना है और उसकी क्या वैल्यू होगी फॉर हाइड्रोजन एटम। आयोनाइजेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम विच इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम क्या होगी, आप यहाँ पर इक्वेशन लगाइए -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। 1 मार्क आपको इस पूरे आंसर को लिखने का मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखना है किसका, बोर्स रेडियस इन हाइड्रोजन एटम। सिंपल एक्सप्रेशन लिखना है, बड़ा वाला नहीं लिखना है, इसको सिंपल तरीके से आप लिख देना और इतना ही लिख कर आना, 1 मार्क मिल जाएगा। आप पूरा टाइम वेस्ट मत करना पूरा एक्सप्लेन करने में। यहाँ पर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज बतानी है ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर टाइम बचता है तो इसको ध्यान से देख लेना और अदरवाइज अगर वीडियो यहाँ तक देख ही लिए तो यार लाइक कर दो और वीडियो यहाँ तक देख लिए तो एक बार इस पर्टिकुलर टॉपिक पर भी ध्यान दे लो। देयर आर 2 शॉर्ट रेंजेस फोर्सेस। ठीक है, ये कौन से होते हैं? न्यूक्लियर फोर्स 2 शॉर्ट रेंजेस फोर्स होते हैं, 2 नहीं सॉरी, दीज आर शॉर्ट रेंजेस फोर्सेज। न्यूक्लियर फोर्स कैसे फोर्सेज होते हैं? विच आर शॉर्ट रेंज, ज़्यादा दूर तक नहीं जाते हैं, और ये जो होते हैं दीज आर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव नेचर, ये अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, हाउ इज द मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल रिलेटेड टू इट्स हाफ लाइफ। जो मीन लाइफ यानी कि प्रॉपर जो पूरी फुल लाइफ है रेडियो एक्टिव सैंपल की, वो कैसे रिलेट करती है उसके हाफ लाइफ के साथ। मीन लाइफ क्या है उसका आपको पहले यहाँ पर लिख देना है, मीन लाइफ किस तरीके से आप दिखाओगे, उसके बाद हाफ लाइफ उसको हाफ कर देना है और पूरा आपको यहाँ पर डेरिवेशन दिखा देना है। बहुत सिंपल सा है, आप यहाँ पर बस इस चीज़ को रट लो, अगर अब तक कुछ नहीं किया है तो इन क्वेश्चंस को रट लो, कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेंगे ही, क्योंकि सीबीएसई के अंदर अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, फिर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, उस आपको पता चल गया ये क्वेश्चन इस चैप्टर में से है, तो आप उसके आसपास का भी लिखोगे तो मार्क आपको मिल जाएगा। उसके बाद क्या होता है जब
टू द विड्थ के साथ क्या होता है ऑफ डिप्लीशन लेयर ऑफ अ पीएन जंक्शन जब फॉरवर्ड बायस होता है और जब रिवर्स बायस होता है। तो जब फॉरवर्ड बायस होता है तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर जो होती है वो डिक्रीज करती है, और जब रिवर्स बायस होता है तो वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो याद रखिएगा, width of depletion layer will decrease in forward bias but it will increase in reverse bias। नेक्स्ट है फिगर IV कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहा है। अब आपको क्या करना है, देखो आपको डायग्राम बनाकर दे दिया, अब आपको बताना है कि किस डिवाइस का IV कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर शो किया है और उसके यूजेस को हमें बताना है कि कहाँ पर उस डिवाइस को यूज़ किया जाता है। ये पर्टिकुलर जो आपको डायग्राम बताया इसके अंदर 2 क्वेश्चन बनते हैं, या तो आपको बोल देता है एलईडी के बारे में लिखो, तो आपको ये सब कुछ बनाना पड़ता है, रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस, और एक क्वेश्चन जो आपके सामने यहाँ पर है, एनर्जी ऑफ द फोटोन शुड बी इक्वल। एनर्जी जो होगी फोटोन की वो इक्वल होनी चाहिए या फिर कम होनी चाहिए देन द बैंड गैप एनर्जी, यानी कि बैंड गैप एनर्जी से हमेशा कम ही होगी एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है, या फिर इक्वल होगी। तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली इक्वेशन लिखना है जहाँ पर ईजी इज बैंड गैप एनर्जी एज वेल एज वी जो है आपका यहाँ पर शो कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड फोटोन। नेक्स्ट हम चलते हैं लॉजिक गेट की क्वेश्चन हर तरीके से बनेंगे, जैसे यहाँ पर नैंड का है, आपके सामने और भी अलग तरीके के लॉजिक गेट्स आएंगे, एंड और नॉर, ओके, इन सबको तैयार कर लेना। ट्रुथ टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्या करना है, आपको लॉजिक गेट बना देना है नैंड गेट के लिए और उसका ट्रुथ टेबल आपको सिंपली लिख देना है। यहाँ पर 2013 आएगा ना कि 2113, ओके। तो हाफ मार्क आपको दोनों स्टेप में मिलेगा, हाफ मार्क बनाने का, ड्रॉ करने का लॉजिक सर्किट, और हाफ मार्क आपका ट्रुथ टेबल को बनाने का। नेक्स्ट हम चलते हैं करंट एम्प्लीकेशन फैक्टर, ठीक है, आपको इसके बारे में लिखना है। कॉमन एमिटर मोड ऑफ ट्रांसमीटर के अंदर इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को आपको लिखना है, और आप बिल्कुल बिलीव नहीं करोगे, मैंने जो जो आपको डेफिनेशन बताई हैं, जो जो लॉज बताए हैं, उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिले हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी लिंक दे दिया, आप जाकर देख सकते हो। इंपॉर्टेंट लॉज एंड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर वाइज सब कुछ मैंने आपको उसके अंदर बताया है, जिससे आपका, अगर आप फेल हो रहे हो ना अभी भी फिजिक्स में, आधा दिन बचा है, अगर आप अभी भी फेल हो रहे हो तो पास हो जाओगे, ओके, उनको प्लीज कर लेना। तो करंट एम्प्लीकेशन फैक्टर यहाँ पे आपको कॉमन एमिटर मोड के अंदर आपको सिर्फ यहाँ पर ये इक्वेशन लिखनी है और मार्क आपको 1 मार्क अलॉट कर दिया जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर देखो सिंपल सा क्वेश्चन, ब्लॉक डायग्राम बनाया हुआ है जहाँ पर ये एक्स लिखा हुआ है, आपको बताना है ये एक्स क्या है। जो लेबल्ड एलिमेंट है एक्स वो रिप्रेजेंट करता है चैनल को, इसका फंक्शन क्या है, इट्स फंक्शन इज टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर, ओके। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन साइनोसोइडल एंड पल्स शेप्ड सिग्नल, ठीक है, साइनोसोइडल ये वाले हैं, पल्स शेप्ड ये हैं, दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बता देना है, डायग्राम के साथ बताना एज वेल एज डेफिनेशन के साथ बताना। उसके बाद आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है एक्स और वाई, सेम ब्लॉक डायग्राम के अंदर एक्स क्या है वाई क्या है, एक्स आपका इंफॉर्मेशन सोर्स है और वाई आपका कम्युनिकेशन चैनल है। तो आपको कम्युनिकेशन चैप्टर के अंदर ध्यान से, याद से सभी के सभी आपके जितने भी ब्लॉक डायग्राम्स हैं उनको प्रिपेयर करके जाना है, इस तरह के क्वेश्चन वहाँ से बन जाते हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सेम है, कैरियर वेव के बारे में है, और आप इसके अंदर बता देना कि एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव क्या होगा। तो क्वेश्चन को आपको किस तरीके से आंसर करना है, आई होप आपको अब तक आइडिया लग गया होगा। बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर लिखना, मार्क्स पूरे ही मिलेंगे। सो गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड आई होप आप अच्छा करोगे, मुझे बिलीव है कि आप अच्छा करोगे, बट आपको अभी लास्ट तक बिल्कुल भी ऐसा नहीं मानना है कि आप फेल हो जाओगे। जब तक आप अपना एग्जामिनेशन ना लिख दो, तब तक, जब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक नहीं मानना है कि आप फेल होगे, क्योंकि आपका पेपर बिल्कुल वही आने वाला है जो आपने पढ़ा है। बस आपको अपने ऊपर बिलीव रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है कि आपने जितना पढ़ा है उतना आप बहुत अच्छे से पढ़ के गए हो, और अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आता है तो आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं प्लीज़ उनको पढ़ लेना, जितने मैंने क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं 1 मार्क 2 मार्क और 5 मार्क जितने क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं आप प्लीज़ उनको ज़रूर पढ़ लेना, काफ़ी हेल्प मिलेगी, पैटर्न पता चलेगा कि किस तरीके से आपको आंसर करना है क्वेश्चन को, तो टाइम भी आप वहाँ पर सेव कर पाओगे, ओके। विद दैट सेड गाइस, वीडियो को लाइक करना, टारगेट है 200 लाइक्स, प्लीज कंप्लीट इट, एज वेल एज इस तरीके की वीडियोस आगे भी आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए आपको मिलती रहेगी, विच इज़ फॉर केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एज वेल एज बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी वो वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देखें और जल्द से जल्द पूरे पोर्शन को कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।